मेरा मन था लॉ करने का। वो मुझे एक एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना पसंद करते थे। उनको पापा को किसी अपने फ्रेंड से बात करते हुए सुनी, मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। ना वाकई में ना उस दिन उनकी बेचैनी, उनकी तकलीफ झलकी कि यार मेरे फादर परेशान हो रहे हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ चंडीगढ़ के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रचित गोयल जी आज हमारे साथ हैं, जो कि चंडीगढ़ क्लब के अभी हाल ही में चुनाव जीतकर निर्वाचित एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं। आज हमारे साथ कुछ पल बिताएंगे, अपने जीवन का एक फलसफा सुनाएंगे, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे कैसे क्या क्या मुकाम ज़िंदगी में देखे हैं। रचित जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ये मौका देने का अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने सफ़र के 2 पल आपसे बिताऊं, तो मुझे सबसे पहले याद आती है कि जब मैं एक स्टूडेंट था, 2002 में मेरी 12th हुई थी। तो उस दौरान 12th में भी शुरुआती दिनों में 10th में 11वीं में मैंने इनिशियली नॉन मेडिकल ले लिया था। एक बारी तो पॉसिबिलिटी सोची लाइफ में नॉन मेड कर क्या करूँगा, तो किसी ने बताया कि इसमें तो सिर्फ एक नौकरी ऑप्शन है। और मेरा बहुत मन था कि भी मेरे फादर एडवोकेट रहे थे टैक्स कंसल्टेंट के उस दौरान, कि उनको किसी तरह उनका काम आगे बढ़ा सकूं, उनको आगे उसमें ज्वाइन कर सकूं या इस चीज़ में कुछ करूं। तो मेरा मन था लॉ करने का। लॉ की एंट्रेंस दी, उसी दौरान मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया 12th के पास, तो मैं वो लॉ की एंट्रेंस में सफल नहीं रहा। तो मुझे मजबूरन डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी पड़ी। ग्रेजुएशन एमएससी में करी थी? नहीं, मैंने बीकॉम में करी थी। मैंने स्ट्रीम लाइन बीच में 11th में चेंज कर ली थी। उस कारण से भी मेरे पिताजी बड़े परेशान थे कि हमने तो लड़का अपना नॉन मेड इंजीनियर बनाना था, ये अपनी मर्जी से इसने कॉमर्स ले लिया, ये पता नहीं क्या करेगा जीवन में। वो मुझे एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना पसंद करते थे। उनको लगता था हाई प्रोफाइल कोई काम करे, डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत पसंद था उनको, तो पर मैं अपने मन से तब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता था। तो बाई चांस जीवन का कुछ ऐसा दौर आया कि लॉ एंट्रेंस में मैं सफल नहीं हो पाया, तो मुझे मजबूरन डीएवी कॉलेज में, मेरे मार्क्स भी बड़ा एवरेज स्टूडेंट था मैं, मेरे कोई 10th में 70% मार्क्स रहे होंगे और 12th में 65% रहे होंगे। तो मैं 12th में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस दौरान मैंने अपने पापा को किसी अपने फ्रेंड से बात करते हुए सुनी, बचपन के फ्रेंड से जो साल में सिर्फ दिवाली पे मिलते थे, ठीक है, जिनसे बंदे ने पर्सनल बात शेयर करी कि यार मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ, ना ये पढ़ता है ना ये हमारी बात सुनता है। आई ओवरहर्ड दैट टॉक। किसी और कमरे में था मैंने उनको करते हुए सुनी, और मुझे वाकई में ना उस दिन उनकी बेचैनी या उनकी तकलीफ झलकी कि यार मेरे फादर परेशान हो रहे हैं। उस दिन का दिन था। अगले दिन सुबह मैं बाइक उठा के अपने कॉलेज गया और मैं सीधा लाइब्रेरी में जाके बैठा 9 बजे, और शाम के 6 बजे उठ के आया वहाँ से। मैंने अपने अकाउंट्स के जो बैकलॉग था, ग्रेजुएशन के दौरान जो बैकलॉग था, वो सारा पूरा करा। फिर मैंने, उस समय एंट्रेंस नहीं होती थी सीए की, पर PE1 PE2 ऐसे होता था। 2004 का दौर आ गया, 2004 से 7 मेरी ग्रेजुएशन चली। तो मैंने PE1 का पेपर भर दिया, जो कि नेक्स्ट ईयर होना था, 12 महीने का गैप होता था। तो वो भरा, वो बाई चांस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मिनिमम मार्क्स 200 चाहिए होते हैं, सीए में मार्क्स भी पूरे आते हैं, तो मेरे 204 आए थे। तो मैं बड़ा खुश घर आया स्कूल से रिजल्ट देके, किसी साइबर कैफे में रिजल्ट चेक करके, कॉलेज था, कॉलेज से घर आया कि पापा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया। मिठाई का डब्बा साथ लाया था एक छोटा सा। तो पापा ने एक चपेट मारी खींच के, कहते यार 204 नंबर आया है PE1 में तेरे, तू जीवन में आगे क्या करेगा, इंटर फाइनल कैसे कर लेगा, तेरे कम से कम को नंबर तो ठीक आने चाहिए थे। मैं फिर परेशान, मैंने कहा यार आज तो कम से कम तारीफ मिलनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, वो एक सबक था। पापा ये चाहते थे ये अभी ऐसे जीवन की ज़्यादा ऊंचाइयों पे ना उड़े, अभी इसको और भी पेपर पास करते हैं। तो वो सबक रहा। मैंने PE2 भी पास कर लिया अगले साल जब PE2 का आया। तो उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करनी थी। ट्रेनिंग बड़ी, हमारे पास बड़ी ऑप्शन थी कि यहाँ लोकल अपने किसी सीए से कर लें, आराम से स्कूल आराम से ट्रेनिंग पे जाएंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे और सीए भी जल्दी बन जाएंगे। पर पापा ने चूज़ करा कि नहीं, आप सबसे मुश्किल जगह, उस समय KPMG Big 4 होते थे, वहाँ ट्रेनिंग भी वो साल में सिर्फ 30-35 बच्चे अपने साल आर्टिकलशिप में लेते थे। तो कि आप वहाँ जाओगे, वहाँ आप इंटरव्यू दो,
चाहे आपका 6 महीने डिले होता आर्टिकलशिप प्रोसेस, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ही वहाँ जा सकता था। हालांकि मेरा पेपर PE2 का ग्रेजुएशन से पहले हो गया था कंप्लीट होने से, कि आप तब तक ग्रेजुएशन के बाद वहाँ ज्वाइन करोगे, अपना इंटरव्यू दो, क्लियर करो। वहाँ लगा तो वहाँ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि भी मेरी एक अच्छी बिग 4 में आर्टिकलशिप हो गई है। शहर में लोग कहते हैं अभी वापस नहीं आएगा आपका बेटा, वहाँ बिग 4 में एडजस्ट हो गया, वहीं रहेगा। क्योंकि बिग 4 का भी उस समय ये था कि जो आर्टिकल वो अपने साथ रखते थे वो उनको ऑब्जॉर्व कर लेते थे एज एम्प्लॉयज़, उनको छोड़ने नहीं देते थे जल्दी जल्दी। तो पर वो एक मेरे लिए 3 साल बहुत कुछ सीखने के लिए, मुझे लगता है जो मैंने अपने जीवन का असली कॉलेज है वो आर्टिकलशिप में बिग 4 में बिताया। हम सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंचते थे, रात के 3-4 बजे तक ऑफिस बैठते थे, डेली का ये रूटीन था। और मेरे साथ जो मेरे PG में लड़के रहते थे वो CA नहीं कर रहे थे, कोई MBA कर रहा था या कोई कुछ और, वो ये मानने को यकीन नहीं करते थे कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ रात के 3 बजे डेली। वो ये कहते थे तू जरूर कोई 9 बजे रात को ऑफिस से छुट्टी करके कहीं पार्टी करने जाता है या कुछ करने जाता है। मैं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा लाइफस्टाइल देख। तो हमने बहुत मेहनत भी करी, बहुत परेशानियां भी देखी, हमने लोकल बस में धक्के खाए वहाँ पे। जब माता पिता को पता चला कि ये लोकल बस में धक्के खाता है, यहाँ पे तो मेरे पास अपनी बाइक थी, चंडीगढ़ में वहाँ बाइक अलाउ नहीं करते थे, तो पापा के पास जैन गाड़ी होती थी, तो पापा ने अपनी गाड़ी मेरे को दे दी कि तू लोकल, अब ट्यूशन्स भी पढ़नी है फाइनल की। गुड़गांव से मुझे बस में ITO जाना पड़ता था, कोई ट्रेन सुविधा भी नहीं थी उस समय, मेट्रो भी नहीं थी, 2 घंटे लग जाते थे एक साइड के। सुबह मैं 5 बजे घर से निकलता था तो 7 बजे वहाँ पहुँचता था, ताकि 7 से 10 ट्यूशन पढ़ सकूँ अपने VG सर की, विनोद गुप्ता जी की, और उसके बाद वहाँ से वापस आऊँ किसी तरह, ताकि यहाँ अपने ऑफिस में काम शुरू कर सकूँ। मैंने 10 बजे तक की छुट्टी, 9 से 1 घंटे की छुट्टी लें, तो उनको पता चला बहुत मुश्किल में, उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दे दी कि आप अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने अपने लिए पुरानी 800 रख ली, मारुति 800, और मुझे अपनी जैन दे दी कि आप जैन लेके जाओ और अपनी पढ़ाई करो। तो मुझे बड़ा सबक मिला लाइफ का कि यार पापा अपने लिए देख, हमारे लिए बहुत, मैं उनके लिए गलत ओपिनियन रखता था कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। 2009 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फाइनल का, क्योंकि हमारे को पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो मेरे 1-2 अटेम्प्ट ज़्यादा लगे। 2011 में मैं CA बना, और जब तक मैं CA कर रहा था या जिन दिनों गुड़गांव में था, मेरा पूरा मूड ये था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी और मैंने जॉब करनी है। ये मेरा लाइफ का इम्पोर्टेंट लेसन रहा। और मैं हमेशा इनकम टैक्स में अपने आप को VG सर से ट्यूशन भी पढ़ता था, खुद सेल्फ स्टडी भी करता था, इनकम टैक्स का धुरंधर समझता था। पर भगवान जी की काया ऐसी है कि मैं जब भी फेल हुआ, 3-4 अटेम्प्ट लगे, इनकम टैक्स में फेल हुआ। और जब उसको दोबारा पढ़ता था तो रियलाइज होता था कि जो पिछली बार पढ़ के समझ में आया वो गलत पढ़ा था, वाकई में फेल होना बनता था। ठीक, तो इस चक्कर में मेरी टैक्स में रुचि बहुत बढ़ गई, इनकम टैक्स में, और मुझे लगा कि मैं इनकम टैक्स में अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ अगर मैं आऊँ। जो 3-4 बार फेल हुआ, मैं बड़ा नास्तिक बच्चा था तब तक, क्योंकि मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं थोड़ा शरारती भी था, पिताजी भी थोड़े से नाराज रहते थे। एक मैं टेबल टेनिस का नेशनल प्लेयर भी था अपने बचपन में, तो थोड़ा अग्रेसिव भी रहा। स्पोर्ट्समैन को थोड़ा अग्रेसिव भी होना पड़ता है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए। और CA करने की शर्म पे था बस। अब लग रहा था कि अब हो जाएगी, फाइनल ईयर है, 5-6 अटेम्प्ट हो गए, तब मेरा मूड चेंज हो गया कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं मई के पेपर दे के 2011 के जब KPMG वापस ज्वाइन करने गया, नाउ आई वाज एम्प्लॉय देयर, मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी थी, आई वाज गेटिंग अ डिसेंट सैलरी फ्रॉम देयर, सेल्फ सफिशिएंट। लास्ट ईयर 2011 आई एम टॉकिंग, 2010 आई कंप्लीटेड माय आर्टिकलशिप। तो मैं 1 जून को जब ज्वाइन किया तो इमीडिएटली आई रिजाइंड ऑल्सो फॉर 2 months पीरियड, कि अब मैं 31 जुलाई मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा और मैं CA बनूं ना बनूं अब इस बार, पर मैं अब शहर अपने वापस जाऊंगा या अब कुछ और काम करूंगा या प्रैक्टिस करूंगा, जिस तरह भी, अपने फादर के साथ या कैसे भी। अच्छा रजत जी, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। आपने एक दौर बताया स्ट्रगल का, आप बताइए कोई नया स्टूडेंट है, री अटेम्प्ट्स होते हैं, उसमें मेंटल टफनेस रखनी कितनी ज़रूरी है? बहुत सही सवाल, ये बीच में मुझसे मिस हो गया। मैंने आपको बताया मैं बड़ा नास्तिक था, तो पहला अटेम्प्ट तो मैं नास्तिक था, दूसरा अटेम्प्ट मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था, तीसरा अटेम्प्ट मैं हार्डकोर हनुमान जी का भक्त बन गया था। मैं हर समय माथे पे टीका लगा के रखना,
ठीक है, मंगलवार को व्रत कर देना, ठीक है, मंदिर जाना डेली। चौथा अटेम्प्ट तो मैं इस तरह बन गया था कि कि मेरे को ऐसे लगता था मेरे अंदर हनुमान जी आ गए। किसी लड़की से बात नहीं करनी, किसी से फालतू बात ही नहीं करनी, किसी बंदे से बस जाना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है, आ जाना है, घर में माँ बाप से बात करनी है, बस और कुछ नहीं। खाना भी 2 टाइम खाना है, वो भी शाकाहारी बन गया था मैं। ठीक है, पूरा हनुमान जी वाला जीवन कि नहाना भी देख के, दिन देख के नहाना है कि नहीं नहाना, शेव करनी है नहीं करनी, दाढ़ी बड़ी कर ली। और यकीन मानिए कि जब मैंने 5वां अटेम्प्ट दिया और मैंने रिजाइन दिया वहां जाके, मेंटल टफनेस मेरी इस लेवल की आ गई थी। हालांकि मेरे को अंदर से मेरे को ऐसा लगता था भगवान ने बता दिया कि बेटा इस बार तू पास है, पर मेरे अंदर इस लेवल की टफनेस थी, मैंने रिजाइन कर दी एक अच्छी जॉब, ये सोच के कि अब हनुमान जी मेरे साथ हैं। अगर पास हुआ फेल हुआ, अब मेरा यहाँ का दाना पानी बंद हो चुका है, मुझे अपने शहर जाके कुछ करना है और मैं कर लूंगा। नहीं तो एक बिग 4 की एक अच्छी सैलरी छोड़ के विदाउट पास एक स्टूडेंट को चंडीगढ़ में कोई जॉब नहीं देता। पर उस समय मेंटल टफनेस इतनी ज्यादा थी, ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल आई हैड, एंड उसी स्ट्रगल की वजह से जो नास्तिक जो मेरा जीवन था वो हट के आस्तिक बन गया। हनुमान जी का हार्डकोर भक्त बनना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, और अपने साथ जो मेरे 3-4 लोग घूमते थे उनको भी मैंने सबको हनुमान जी का भक्त बना दिया था। सबको, हर किसी को कहना चलो जी आज मंगलवार है, चलो हम लाइब्रेरी से 3-4 लड़के ले जाने, मंदिर ले जाने, उनको वहां बिठाना, चलो चालीसा पढ़ो, बैठो मेरे साथ। और यकीन मानो 1-2 लड़के जिनको मैंने लगाया वो मुझसे पहले पास हो गए, और उन्होंने आके मेरे को बताया, कहते तूने जो हनुमान जी का मैं भक्त बनाया था ना, इसलिए मैं पास हो गया। हाँ जी। अच्छा रजत जी, एक चीज़ बताइए, जैसे एक बच्चा मेहनत कर रहा है, 6 महीने मेहनत करता है, उसके बाद रिजल्ट देखता है कि फेल, तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करता है दोबारा से एक लड़ाई लड़ने के लिए कि मुझे अब दोबारा से वो सब दोबारा करना है, एक नई शुरुआत करूंगा? वो कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के तौर पे? बहुत मुश्किल होता है, बहुत। आप ये समझिए कि आपने एक नया जीवन दोबारा शुरू करना है। मैं ये देखिए कि मैंने जब चौथे अटेम्प्ट से 5वें अटेम्प्ट जिस साल में पास हुआ, मैंने किताबें भी अपनी बदल दी थी, क्योंकि हम पुरानी किताबों से पढ़ के, पुरानी मार्किंग करी हुई किताबों से पुरानी गलतियां बार बार करी जा रहे थे। कई बार हम सोचते हैं पुराने नोट्स बने हुए हम उनसे ही पढ़ लेंगे, टाइम बच जाएगा। मेरे ख्याल से ये गलती है, क्योंकि एक बार मैंने ना एक वाक्य पढ़ा, ये चीज मेरे से बार बार हो रही है। तो मेरे जीवन में 2 वाक्य हुए एक साथ। एक हमारा दोस्त था हर्षुल मेहता, KPMG में आर्टिकल था, मारवाड़ी बनिया था, और ये जयपुर साइड का रहने वाला था, जोधपुर का, आज भी मेरा दोस्त है। तो ये और वो मैं 2 सबसे शरीफ बच्चे थे हमारे 35-40 का जो बैच था बिग 4 के आर्टिकल्स का। बाकी सारे बच्चे जो हमारे साथ के थे वो वेलम बॉयज, वेलम गर्ल्स, देहरादून का दून स्कूल या सिंधिया, सारे स्मार्ट बच्चे। ये और मैं ही देव थे जो एवरेज बैकग्राउंड के एक डे बोर्डिंग स्कूल के बच्चे वहां आए थे। तो हम दोनों की बनती थी, क्योंकि हम दोनों से कुछ ज्यादा बच्चे बाकी बात नहीं करते थे। ठीक है, तो हम दोनों स्ट्रगलर थे। ये बाकी लोग हमें कहते थे कि ये 2 लड़के ऐसे हैं, सबसे मेहनती भी हैं, सबसे इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं और काम भी, नौकरी भी बहुत ढंग से करते हैं, पर ये दोनों पास नहीं हो रहे जल्दी, क्योंकि ये स्मार्ट वर्कर नहीं है। तो एक दिन मैंने उसको बोला, यार हमारी किस्मत खराब लगती है, सबसे शरीफ बच्चे होके, सबसे मेहनती होके हम पास नहीं हो रहे, बाकी सब हमारे साथ के पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में पास हो गए। तो कहता है यार किस्मत ना हम तब बात करेंगे जब 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे, मरने वाले होंगे। एक आधा अटेम्प्ट हम फेल हो गए तो उससे किस्मत डिसाइड नहीं होती। अभी तो जीवन बहुत पड़ा है, अभी हमने बूढ़े होना है, बच्चे बड़े करने हैं। तो मेरे उसकी बात समझ में आ गई, ये बात ठीक कह रहा है। फिर एक वाक्य और हुआ, मैंने एक स्टोरी पढ़ी, एक फेमस पर्सनालिटी थी हमारी, एडिसन, जिन्होंने बल्ब भी बनाया। तो इन्होंने काफी देर से परिश्रम कर रहे थे, इनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो उसी टाइम ये बैंकरप्ट भी होने वाले थे और इनकी फैक्ट्री जल जाती है। तो इनकी फैक्ट्री जब जल जाती है और अभी इनको सफलता भी नहीं मिली, तो इनसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सर आपकी फैक्ट्री भी जल गई, आपको सफलता भी नहीं मिल रही जो आप करना चाह रहे हो, और आप बैंकरप्ट भी हो गए, अब आप क्या करोगे? अब आप वापस नौकरी ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि अब तो आपके पास जीवन जीने का कोई चारा नहीं बचा। वो कहता नहीं, दिस हैज बीन अ ब्लेसिंग्स विद अस, दिस, हम जो ये हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ जो ये फैक्ट्री जली है ना, जो इसमें हम गलतियां कर रहे थे वो भी सारी जल गई।
तो हम एक नई फैक्ट्री बनाएंगे जिसमें वो गलतियां जो कर रहे थे वो दोहराएंगे नहीं हम। बिल्कुल वही हुआ। उन्होंने 6 महीने में नई फैक्ट्री खड़ी करी और 7वें-8वें महीने में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया था। तो मुझे वहां से सबक मिली कि शायद मेरी गलतियां ये हैं कि मैं वही पुराने नोट्स, वही पुराने बुक्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये सोच के कि मैंने जो मेहनत करी है वो खराब ना करूँ। मेरे ख्याल से सारा कुछ रीडू करना चाहिए। ये आपने जो सवाल पूछा कि बच्चा जो हताश हो जाता है 6 महीने के बाद दोबारा पढ़ने लगता है, एक बार हिम्मत मार के कड़वा घूंट पी के भगवान का नाम लेके, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको अपना साक्षी मान के कि भगवान मैं फिर से मेहनत शुरू करूंगा, सारी किताबें अपनी रिप्लेस करो, नए नोट्स लेके आओ, दोबारा से मेहनत शुरू करो, एक बार फिर से बच्चे बन के, जिस तरह फिर से आप क्यूरियस होते हो ना कि ये लाइन मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, उस तरह आप उसको करेंगे और आप 100% सफल होंगे। अच्छा रजत जी, एक चीज़ बताइए, जैसे एक इंसान है, आपने मेहनत करी है, आपको नहीं लगता कि ये जो बार बार मेहनत करने की जो आदत होती है, ये कहीं ना कहीं इंसान के कैरेक्टर को जन्म देती है, जिसमें वो दूसरे की मेहनत की कदर करना शुरू करता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। सबसे पहली बार मेरे को मेहनत करने की आदत पड़ी, हालांकि मैं बहुत स्टूडियस बच्चा नहीं था, पर जब मैं एथलीट था, मैं एक एथलीट भी था और एक टेबल टेनिस का नेशनल प्लेयर भी था, वहाँ मेहनत करने की आदत पड़ी। मैं स्कूल से आके 3-4 बजे साइकिल उठा के खेलने टेबल टेनिस चले जाता था अपने दोस्तों के साथ, रात के 8 बजे तक आता था, आके फिर होमवर्क करता था अगले दिन स्कूल का 1 घंटे में, जो बच्चे सारा दिन करते रहते थे, ट्यूशन कोई नहीं जाता था, टाइम ही नहीं था, जो होमवर्क अवॉइड हो सकता था कि अगले दिन क्लास नहीं है उसकी है, वो सैटरडे संडे में करते थे। और सुबह उठ के टाइम पे जल्दी जाना स्कूल, फिर टेबल टेनिस खेलते थे। तो हमने परिश्रम की आदत सीख ली। ये परिश्रम की आदत मेरे अंदर कहीं ना कहीं रही। ग्रेजुएशन में भी मैंने ग्रेजुएशन करते करते सीए का फर्स्ट P1 करी, P2 करी, फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली जाके भी पीजी में रहते हुए पूरे अच्छे से ढंग से आर्टिकलशिप करी, मेहनत करके, साथ साथ ट्यूशन्स भी करी जो कर सकता था, साथ में एक ग्रुप भी निकाल लिया था वहाँ। वो एक ग्रुप फंस गया, वो फिर मैंने ड्यूरिंग जॉब निकाला KPMG में। तो ये मेहनत आपने बहुत से, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते थे। जैसे हमारे साथ के बच्चे जो पास हो जाते थे, तो हम ये उनसे नाराज नहीं होते थे कि भाई ये पास हो गए, या उनसे चलते नहीं थे, हम उनकी रीस करते थे, यार अगर ये पास हो गया हम क्यों नहीं पास हो सकते। हमें तो लगता था ये मेहनत ही नहीं करता, अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब इसका इंटेलिजेंस लेवल है, या इसमें उन बच्चों में जो अच्छे कॉलेजेस या स्कूल से पढ़े होते हैं उनमें एक भगवान क्या दी हुई देन ये होती है कि वो इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं, अच्छी बोल लेते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बेटर होते हैं। तो उस वजह से वो जीवन में जो वो कहना चाहते हैं अच्छे से समझा पाते हैं टीचर को अपने, तो वो पेपर भी थोड़ा सा मुझे लगता है उनके पास एज होता है, वो जल्दी पास कर लेते हैं। सर जी, जैसे आप चंडीगढ़ से शिफ्ट होकर दिल्ली गए, तो चंडीगढ़ का स्टडी कल्चर अलग है, दिल्ली का स्टडी कल्चर अलग है। एक 20-21 साल का लड़का पेरेंट्स से दूर होके एक इंडिपेंडेंस लाइफ जी रहा है, वो कितना मुश्किल था? देखिए, आज वो बात याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21 साल का था मैं जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुड़गांव छोड़ने गए थे। एक पीजी में छोड़ के 2-3 दिन मेरे साथ रुके भी, क्योंकि माँ भी साथ थी। माँ का दिल नहीं मानता ऐसे बच्चा छोड़ के जाने का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कॉलेज, अपना कॉलेज में कह रहा हूँ, वैसे वो मैं आर्टिकलशिप थी, वही मेरा कॉलेज था, वहाँ जाना शुरू करा। वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ यंग लड़के लड़के हमसे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, उनको पेरेंट्स से कोई रोक टोक नहीं थी, खाने की, पीने की, लाइफस्टाइल की, उनको कोई पूछता नहीं था कितने बजे आप लेट आते हो, नहीं आते हो। और वो हमारे लिए एक्सट्रीम शॉक कल्चर था, कल्चर शॉक था फॉर सीइंग द गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स पूरी इंडिपेंडेंट है वहाँ पे। मैं कहता हूँ कि अगर एक लड़की ने नौकरी करनी है अच्छे से, आप कई बार कंपेयर करते हो हमारे देश को बाहर के देश से और कहते हो कि हमारे देश में भी इंडिपेंडेंस नहीं है, आप गुड़गांव दिल्ली जाके देखिए, लड़कियां वहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार कर रही हैं और कंधे से कंधा मिला के लड़कों के बराबर है। चंडीगढ़ शहर में भी हैं। तो इसलिए मैंने जो वहाँ कल्चर शॉक देखा और लाइफस्टाइल का भी शौक देखा। कई बार खाना खुद बनाना पड़ता था रात का, कई बार हम कपड़े भी अपने खुद धोते थे, और कई बार नहीं धोने को होता था, टाइम ही नहीं होता था, तो पुराने कपड़े वही बदल बदल के पहन लेते थे, या 15-20 दिन में एक बार घर आए तो कंधे कपड़े ले आए, घर आकर धुलवाए। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, ये सीखी। तो इसलिए एक हमें आदत पड़ गई कि आपने जो बताया, एक मेहनत करने की, और एक जो जब मैं वापस आया वहाँ जाके रहना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो तो एक अच्छा कल्चर था, एक यंग बंदे के लिए बहुत डायनामिक कल्चर था। पर जब मैं वापस आया
यहाँ के प्रैक्टिस शुरू करी 2011 में, वो भी एक किस्सा है, हम कभी दोबारा डिटेल में करेंगे। पर जो मेजर कल्चर शॉक यहाँ आके लगा, यहाँ ऐसे लगता था रात हो गई, 8 हो गए, बज गए तो लोग सोने को जा रहे हैं। वहाँ रात के 1-2 बजे तक नहीं कोई सोने को जाता था। तो रात हो गई तो क्यों हो गई, तो मैं स्टाफ को भी जो मैंने हायर किया था अपने प्रैक्टिस में आके, तो शुरू में उनको मैं सुबह 4-4 बजे तक बिठा के रखता था। तो वो मेरे पास कोई टिकता नहीं था। तो किसी ने बताया भाई साहब ये चंडीगढ़ है, अगर यहाँ पे आप स्टाफ को इतना तंग करोगे आपको छोड़ जाएंगे, आपको लीनियंट होना पड़ेगा चंडीगढ़ के हिसाब से। डेफिनेटली मैं भी 2004 में दिल्ली में ही था। हाँ। उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था, MBA कर रहा था दिल्ली से ही। तो मुझे को भी पता है कि बहुत वहाँ तो 12 बजे तक दिन ही रहता है। हाँ, 12-1-2 बजे तक बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वहाँ का। और आप चंडीगढ़ इधर आओगे तो यहाँ 8 बजे के बाद तो कोई रोड पे नहीं दिखता। तो यहाँ तो ये गुस्सा आता था, रात हो गई, लोग सोने जा रहे हैं, स्टाफ कह रहा है हमें सर घर जाना है। और हमारे लिए यहाँ आगे कल्चर शॉक आया। तो एक और कल्चर शॉक आया कि वहाँ इंडिपेंडेंट लाइफ इतनी जीते थे कि रात का खाना बनाना है नहीं बनाना घर में किसी को बताने था, अकेले रहते थे। खाना है तो खुद मैगी खा लिया, बर्गर खा लिया। अब घर में यहाँ मम्मी वेट कर रही हैं भैया खाना बना के कि भी आएगा रात को खाना खाना, और हमने बताना ही नहीं। रात को 11 बजे आ रहे हैं तो कह देना हम तो खा के आए हैं, या फिर जिस दिन नहीं बनाया उस दिन कह रहे हैं आज खाना दो। तो ये भी कल्चर शॉक था कि भी अब यहाँ पे मम्मी के साथ या फैमिली के साथ घर गृहस्थी में भी इसको मैनेज करना है। तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ और एक फैमिली को साथ लेके कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, कि जब उन्होंने हमें बड़ा करा होगा तो उन्होंने जो करा है हम शायद उसका 1% ही आज कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात है। वो फिर पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल। रचित जी एक चीज़ बताइए, मैं एक यहीं पे आज क्लोज करते हैं। मैं इससे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे आ रहे हैं CA करना चाहते हैं, या आपने एक टफनेस देखी है, एक दौर देखा है ज़िंदगी का, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे आज? उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा, मेहनत करते रहिए, मेहनत से ना डरिए। आज नहीं तो कल सुबह होगी, हर रात के बाद, अंधेरी रात के बाद सुबह होगी। पर आप डर कर या किसी के बहकावे में आके आप नशे में या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए नशा करने को एक उसका जरिया बताते हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप धार्मिक होने को क्यों कहते हो, किसी भी भगवान को मानने को क्यों कहते हो, कि जो पॉजिटिविटी कईयों को लगता है कि हमें डिप्रेशन से बाहर आने के लिए नशा देगा, उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी अगर आप कोई धार्मिक व्यक्ति के साथ, भगवान के साथ, अपने हनुमान जी या जिनको भी आप समझते हैं उनके साथ जुड़ जाए, मेरे को लगता है आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। हनुमान जी का रोल ये नहीं है कि भी आपका आगे पेपर पास कर जाएंगे या आपको पढ़ा जाएंगे। हनुमान जी की सिर्फ ये रोल है कि आपके ऐसे लगेगा कि आपका एक बड़ा भाई आपका ध्यान रख रहा है हर समय। आपके पिताजी, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, आपके साथ गलत नहीं कुछ होने देगा। आप मेहनत करो, आपको सफलता हमेशा मिलेगी। आप मेहनत करने से ना डरिए, एग्जाम देते रहिए, एक ना एक दिन CA जरूर बन जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो पास परसेंटेज आपकी इंडिविजुअली 100% है। आप 1 अटेम्प्ट लगाओ, चाहे 2 अटेम्प्ट लगाओ, 5 लगाओ, मैंने 5 लगाए, चाहे 6 लगाओ, एक दिन CA जरूर बन जाओगे। पास परसेंटेज आपकी इंडिविजुअली 100% है। आप इससे कंपेयर ना करें कि उस अटेम्प्ट में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। प्रोवाइडेड आप मेहनत करते रहिए, गलत पदार्थों का, गलत नशों का सेवन ना करें, अपने जीवन को जिए, खुश रहें, मेंटल टेंशन ना लें। अगर हार भी आई है, हार को स्वीकार करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके पैर छुएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है रचित जी, आज आपका धन्यवाद। आज रचित जी से एक बात जरूर समझ में आई है कि करत अभ्यास से जड़ी मत हो सुजान, रस्सियाँ बजाते सिल पर पड़त निशान। धन्यवाद। जय हिंद।